हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेटेरियल पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का, इसमें हम देखेंगे कि जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर ये डिफ़िकल्ट लगा क्यों। क्योंकि जितना भी बच्चे थे, यानी कि पूरे अगर हम बाराबंकी ज़िले की बात करें तो सभी बच्चों ने काफ़ी इसके बारे में चर्चा की कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर था। तो हम लोगों को पेपर आखिर डिफ़िकल्ट लगा क्यों, क्या रीज़न था, क्या हमारी पढ़ाई बेहतर नहीं थी? तो ये बिल्कुल जो है सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई बेहतर थी, हम लोगों का काफ़ी मैटर तैयार भी था, लेकिन फिर भी पेपर हम लोगों को जो है टफ क्यों लगा, उसका क्या कारण था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि आखिर हम लोगों को पेपर डिफ़िकल्ट क्यों लगा, और फिर हम बात करेंगे पेपर चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो हम लोगों को डिफ़िकल्ट क्यों लगता है और क्या करें कि वो डिफ़िकल्ट ना लगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये आपका जो है यहाँ पर दिया गया है, आपका संकेतांक है, और यहाँ पर 2023 का जीव विज्ञान, इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और तीसरा पॉइंट दिया गया है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ पहला प्रश्न दिया गया है, सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? तो आप सभी जानते हैं परागण होने के लिए परागकण का हल्का होना जरूरी है। इसका मतलब इसमें नहीं लिखा हो तो ये गलत है। बेहतर अनावृत पुंकेसर मतलब खुला हुआ पुंकेसर होना भी उपयुक्त है परागण के लिए, वायु परागण के लिए, तो ये भी गलत जाएगा। बृहत एवं पिच वर्तिकाग्र का बड़ा होना या भारी होना, ये भी जो है परागण या वायु परागण की विशेषता है, लेकिन इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो असंख्य बीजांड किसी भी प्रकार से लेकर के परागण के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। इसमें पूछा गया है ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? तो इसमें विकल्प आपका जाएगा तीसरा, वैलिन सही होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर देखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड हैं? तो यहाँ पर आप विकल्प देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आप सभी जानते हैं बायोरिएक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं जानकारी इसके बारे में, तो आप हमारे चैनल पर विजिट एक बार जरूर करें। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है लिखा हुआ है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न मीन्स आप शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। का नंबर 2 का दिया गया है, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। इसके बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था? उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी लिखिए। गा नंबर दिया गया है, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात, यहाँ पर आप देख रहे हैं गा नंबर, यहाँ पर आप देख लीजिए, अब आप लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा, 1 मिनट रुक जाइए। गा नंबर पर यहाँ पर गा नंबर में देखेंगे, स्त्री जनन तंत्र के अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से? अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हिंदी के वर्ड जो दिए गए हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और एनसीईआरटी यानी कि जो जो हम लोग टेक्निकल वर्ड या साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं, अगर उसको हिंदी में गूगल कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट आता है। और दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किया गया है, सेम क्वेश्चन को नहीं कॉपी किया गया है बल्कि उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं 2 को लिखिए। तो अब हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि हमने आपको पढ़ाया है कि मेंडल जो है क्यों असफल रहे या उसका क्या कारण रहा। और इसमें देखिए
पूछा गया, किसी भी प्रकार से असफलताओं को पूछा ही नहीं गया है, असफलताओं का नाम ही नहीं दिया गया है। ये पूछा गया 1900 तक अज्ञात रहा किन्हीं 2 कारणों को। मतलब वही है कि 1900 के बाद में कार्ल लॉरेंस जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हालैंड के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था, लेकिन 1900 तक ये अज्ञात रहे। तो उसका कारण था डार्विनिज्म था, आप सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन था, और ये एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ये सब कारण रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। तो अब देखिए, जिन बच्चों को अब ये याद हुआ होगा, तो कुछ बच्चे हमारे करके भी आए होंगे, लेकिन क्वेश्चन ने असफलताओं का कोई भी जिक्र नहीं किया है। इसी कारणों से जो है बहुत सारे कारण रहे हैं जिनसे पेपर हम लोगों को डिफिकल्ट लगा है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कही गई है, काफ़ी बच्चे इन जीवाणुओं का नाम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 का बात करते हैं, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। आप जीनोटाइप जानते हैं, जिसमें हमारे जीन का जिक्र किया जाता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप कभी भी हमारा मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस नहीं देता है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है हमारी शारीरिक बनावट, यानी कि जो हमें दिखाई देता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है, जो जीन संरचना में इंगित होता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सह विलुप्तता की व्याख्या कीजिए। ग नंबर दिया गया, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए, वाई शेप्ड का होता है। घ नंबर दिया गया है, लैक प्रचिलेक, जिसे हम लैकोपेरान भी कहते हैं, में जेड एवं वाई के जीन किस एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, उसके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जैविक या कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखिए, जिसे हम बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। उसके बाद में हम अगला बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है। आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है, तो आप सभी जानते हैं आभासी का मतलब होता है कि ये रियल फल ना हो, रियल फ्रूट्स ना हो, मीन्स इसका विकास जो है ओवरी से ना हुआ हो, तो ऐसे फल हमारे आभासी या असत्य फल कहलाते हैं। वास्तविक फल का मतलब होता है उनका विकास ओवरी से हुआ होता है। सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों। आप सभी जानते हैं सेब का विकास जो है थैलेमस से होता है, ओवरी से इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए एक आभासी फल है। और इसका अगर हम बात करें कि इसको हम और उपनाम से किससे जानते हैं, आप सभी जानते हैं, इसे हम पोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोम प्रकार का फल है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, यह भी भली भांति आप जानते हैं। बिलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, घा संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित कीजिए। 5 का दिया गया है, अंड जनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे जान रहे थे, लेकिन इसको देखिए मॉडिफाई करके दे दिया गया। ये अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में पूछे रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे। 5 का खा की बात करते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, गा नंबर दिया गया, किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगज डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, घा नंबर दिया गया है, प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बच्चे हमारे जानते होंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर हमारी विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा पर ताप अधिक होने के कारण वहाँ पर जल वाष्पन अधिक होता है, और वहाँ पर प्रत्येक दिन लगभग 12 से 3 बजे के बीच में वर्षा होती है। जब वर्षा अधिक होती है तो वहाँ की जो वन्य संपदा होती है वो बहुत विकसित होती है, और इसीलिए जब प्रकाश चूंकि अधिक होता है, जल अधिक मिल जाता है, तो वहाँ पर पौधे अपने आप विकसित होते हैं। जो पौधे विकसित होंगे तो जंतु अपने आप वहाँ पर विकसित हो जाते हैं। यही सब यहाँ पर बताना था। कहने का मतलब है, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा होगा, प्रकाश पर्याप्त होगा, वहाँ पर पौधे विकसित होंगे, और जहाँ पर पौधे विकसित होंगे वहाँ पर जंतु अपने आप ही विकसित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी। वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, काफ़ी बच्चे कर लिए होंगे, काफ़ी करवाया गया है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम सेपरेट वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, यहाँ पर दिखा नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और फिर से एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ पर अब भी आप लोगों को दिख रहा है,
यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा था। वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं जानवरों यानी कि मवेशी जिन्हें हम कैटल कहते हैं और सुअरों को मारकर उनके अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन की किन्हीं 3 कमियों का उल्लेख कीजिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था, जानवरों से इंसुलिन को लिया जाता था, लेकिन जो है अब क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे जो आपकी ह्यूमिलिन है, जो ह्यूमिलिन जो बनाया जाता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, तो ये रैनवैक्सी और जो है इली लिली कंपनी जो है इसको बनाती हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे ग नंबर दिया गया है स्वस्थाने इन सीटू और बाह्य स्थाने ई सीटू संरक्षण पर टिप्पणी लिखे। देखिए ये सीधा क्वेश्चन आया है बस। और फिर इसके साथ में देखेंगे अगला क्वेश्चन घ नंबर दिया गया स्पर्धा और प्रतिजीविता की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। हाँ, अब बात करते हैं कि आखिर पेपर डिफिकल्ट क्यों लगा, क्या कारण रहा। तो देखिए जब भी कोई पेपर आप देखें आपको डिफिकल्ट लगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले हल करते जाइए और जब आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा उसके बाद में जितना आपको आता उतना आपने जब कर लिया तो फिर से पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे और आप अनुभव करेंगे कि उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार पेपर को मात्र पढ़ने से नहीं आ रहे थे, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो आपको आना शुरू हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा कारण यही रहा कि बच्चे एक बार पेपर देखें, दोबारा उसको समझने की कोशिश नहीं किए, जिससे उनको पेपर डिफिकल्ट लगा। दूसरा कारण हमने कई बार बच्चों से बताया कि जब आपको हिंदी डिफिकल्ट लगे तो आप इंग्लिश का एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि जो हेडिंग्स होती हैं, जो मेन टेक्निकल वर्ड होते हैं, साइंटिफिक वर्ड होते हैं, वो इंग्लिश में चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी आपको हिंदी डिफिकल्ट लगे, अनअंडरस्टैंड लगे, तो आप उसको क्या करें, इंग्लिश लैंग्वेज जरूर एक बार चेक करें। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में विभेद कीजिए, मतलब अंतर पूछा गया है। पहला दिया गया है किन्हीं 2, 3 यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 2 का टिप्पणी देना है। बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपारिक। दूसरा दिया गया है परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति। तीसरा दिया गया है अध्यावरण एवं बीजचोल। तो इन तीनों में से आपको कोई भी 2 करने थे। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं आता है तो आप अथवा में और एक क्वेश्चन दिया गया है प्रसव की परिभाषा दीजिए। प्रसव की परिभाषा दीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबर पेन जो होता है या डिलीवरी जो होती है। प्रसव को परिभाषित कीजिए। इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का एक विवरण दीजिए। इसमें देखिए लिखा गया है विभिन्न हार्मोन, आप सभी जानते हैं प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, इस तरह के बहुत सारे रिलैक्सिन है, बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं जब कोई महिला जो है बच्चे को डिलीवर करती है। तो किसी एक का कार्य पूछा गया था इसमें। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित क्रोमोसोमीय असामान्य विन्यास से उत्पन्न विकारों का वर्णन कीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता मीन्स एक अधिसूत्रता। अब अगर देखिए यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश देखेंगे तो वहाँ पर ट्राइसोमिक लिखा होगा। ट्राइसोमिक हमारे बच्चे सभी जानते हैं। हिंदी देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कन्फ्यूज कर रहा है ना। XXY यहाँ पर पूछा गया, इसके बारे में भी लिखना है। फिर अथवा अगर इन दोनों को नहीं जानते हैं, अब नहीं पता है, तो अथवा में दिया गया अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 9 नंबर दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 3 देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, किन्हीं 2 के बारे में बताना है। एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी, जिसे हम ADA इंसर्ट कहते हैं। अंतरजातीय स्पर्धा उदाहरण सहित मानव जीनोम परियोजना। फिर यदि आपको जो है ये इन दोनों में से मतलब 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से 2 नहीं आते हैं तो अथवा में दिया गया है संस्पर्श सदमन क्या है, असामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, समझाइए। तो यहाँ पर आप हिंदी का जो है आप देख चुके हैं और ये पेपर बाइलिंगुअल होता है, द्विभाषीय होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो यहाँ पर आप एक बार रिव्यू कर देते हैं और आप इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब भी हिंदी का आप ना समझ पाए तो इंग्लिश आप एक बार ज़रूर चेक करें, उससे आपका क्या प्रॉफिट होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो हिंदी में आपको नहीं पता है, इंग्लिश में आप जान जाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको जल्दी थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे बताना चाहेंगे, जो भी हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी ग्रुप से हैं, तो उनको एक खुशखबरी की बात करते हैं कि वो अगर मान लीजिए वो बायो ग्रुप से पढ़े हुए हैं, बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, तो एक बार नेट का अटेम्प्ट जरूर दें, मीन्स नेट का पेपर जरूर दें। वो अपने को देखें कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और नेट के फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन सा सिलेबस रहेगा, कितने कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।